नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली से मैक्स हॉस्पिटल के आज 2 डॉक्टर्स यहां ख़ास तौर पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कैंसर को लेकर एक अवेयरनेस कैंप की बात की जा रही है। और आपको बता दें जिस तरह से अब आधुनिक जीवन स्टार्ट हो चुका है और इस दौरान कैंसर की बीमारी ज़्यादा फैल रही है लोगों के अंदर। लोग जल्दी से कैंसर की चपेट में आ जाते हैं और आपको बता दें आज ख़ास तौर पर यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर मित्तल और उसके अलावा बात करें तो डॉक्टर सुमित पुरोहित यहाँ पहुँचे हैं। पत्रकारों से बातचीत की जा रही है, आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं, क्या कहना है। इस दौरान हमने कई क्वेश्चन पुटअप किए हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपनी हेल्थ की ओर थोड़ा सा समय निकालकर ध्यान देना, क्योंकि इस आधुनिक युग में किसी को किसी भी समय कोई भी भयानक बीमारी हो सकती है। जितना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे उतनी ज़्यादा ज़िंदगी जिएंगे। चलिए सीधी बात करते हैं। रूटीन से हटके चीजें तो अपने इमीडिएटली डॉक्टर से मिले। कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम है तो उसको टेस्ट कराएं, कोई लंप है तो उसकी बायोप्सी कराएं। और आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अर्ली स्टेजेस में क्यूरेबिलिटी इज मोर देन 90% और एडवांस स्टेजेस में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको हम क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे बीपी शुगर है। पहले के हिसाब से आज की ओपीडी को अगर हम कंपेयर करें तो पहले के टाइम पे सिर्फ 20-30% सर्वाइवरशिप था। आज वही सेम सर्वाइवरशिप 70-80% है। यानी 10 में से 7 या 8 लोग ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होंगे, जो नेक्स्ट 2-3-4 साल आराम से क्लियर करेंगे, जो कि अलाइव होंगे। आजकल हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी भी अवेलेबल है, जिसके कारण हम देखते हैं कि लोग जिनको हमने ही शायद 4-4, 5-5 साल पहले बोला था कि नहीं 6 मंथ की लाइफ होगी, वो 5-5, 6 साल निकाल रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जाके उन चीजों के लिए मिलो। जरूरी नहीं है कि आप ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट पे जाओ, क्योंकि वो इजी ट्रीटमेंट है। इजी ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट नहीं है हमेशा। कई ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप जा सकते हो, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट चाहे आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है, हमारे हिसाब से वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई साइंटिफिक या रैशनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो उसका भी पता करना जरूरी है। आप पैरेलल दोनों ट्रीटमेंट करो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अवेयरनेस होनी जरूरी है। तो यही हमारा आज का मेन गोल है। जिस तरह से मैं इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि विद टाइम कैंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी एज है, हमारा सेक्स है, हमारी फैमिली है, इन हमारे जीन्स है, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज तो बढ़नी है टाइम के साथ। अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल ही रहने वाले हैं। अगर आपकी फैमिली, आप गुप्ता परिवार से तो आप गुप्ता परिवार से रहेंगे। अगर आप तोमर परिवार से तो आपके जीन्स तोमर परिवार के ही आने वाले हैं। लेकिन जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स है, जिसमें शराब हो गया, सिगरेट हो गया, धूम्रपान हो गया, आपकी ओबेसिटी हो गई, आपके लाइफस्टाइल है, ये कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। हमारे शरीर में हर रोज कैंसर सेल्स बनते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है। लेकिन अगर वो इम्यूनिटी सिस्टम ही खराब हो गया, रिपेयर सिस्टम ही खराब हो गया, तो वो सेल्स कल को इकट्ठे होकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं तो या तो फिर उनको आप सर्जिकली, एक जगह तो सर्जरी से हटा दो, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे सर्जरी नहीं हो सकती तो रेडिएशन से मारो, सब जगह फैले हुए हैं तो या कीमो का यूज करो, और अब इम्यूनोथेरेपी है। तो इम्यूनोथेरेपी इतना अच्छा एक तरीका है कि आप बॉडी में कुछ दवाइयां डालते हैं जिससे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए आपकी, और वो खुद ब खुद कैंसर को कन्वर्ट करे। तो ये कुछ चीजें हैं जो अब अवेलेबल हैं, और हमने ही पिछले 10 साल में देखा है कि कैंसर ट्रीटमेंट में कितना पैराडाइम चेंज आ गया है कि हमें लगता है कि हर चौराहे पे खड़े होकर लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई प्लीज अपने लिए अवेयर रहो, अपना ट्रीटमेंट टाइमली कराओ, क्योंकि ये आपको क्योर भी करेगा और इकोनॉमिक बर्डन को भी बहुत कम कर देगा। बाद में ट्रीटमेंट एक तरह से क्रोनिक हो जाता है, आपको बार बार पैसा खर्च करना ही है। लेकिन अगली स्टेज में आप क्योर हो जाएंगे। आपको अगर 4 ट्रीटमेंट्स लेंगे तो आप एक ही से ही काम हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। दरअसल जो रेडिएशन फैल रहा है इस समय, टावर्स ले लो या एलईडी लाइट्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, हाई पावर वोल्टेज की वायर्स हैं, उससे बड़ा रेडिएशन में रहते हैं लोग। उससे बचने के लिए, क्योंकि वो कैंसर पैदा कर देते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या आप सोचते हैं? पहली तो चीज ये है कि इनसे एक्सपोजर अपना कम से कम रखना चाहिए। इसमें फोन भी आता है, इसमें माइक्रोवेव्स भी आते हैं जी। अभी इनसे संबंधित बहुत कम स्टडीज हैं जिन्होंने बोला है कि हाँ इनसे चेंजेस आ रहे हैं सेल में, पर हम अभी उस टाइम पे हैं जो पिछले 10 साल में इन चेंजेस में हमारी शायद पहली जनरेशन होगी जो इन चेंजेस से उभरेगी। तो अब अगले 5-10 साल में पता लगेगा कि इससे कितने चेंजेस आ रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि कुछ गेम्स ऐसे आते हैं जो बच्चे सर पे पहन के खेलते हैं और विजन डायरेक्टली उनको दिखता है, ओकुलस के नाम से ऐसे गेम्स आते हैं।
उसमें भी उन्होंने रिस्क फैक्टर में कैंसर डाल रखा है। तो जब वही लोग इसको क्लियरली लिख रहे हैं कि भैया रेडिएशन एक्सपोजर से ऐसी चीजें होती हैं, तो हमें अपना एक्सपोजर इन सब चीजों से कम करना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हम इन चीजों से इतना घिरे रहे हैं कि इसके बगैर काम नहीं चलता। जैसे मुझे लगता था कि पहले कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, तो अब फोन भी उसके बाद आ गया है, मकान के बाद, कि फोन इतना इंपॉर्टेंट हो गया उसके बगैर काम नहीं चलता। आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, इट्स अ नेसेसरी इविल। जैसा अभी हमने बोला कि स्क्रीनिंग कराने के लिए, तो उसमें बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि हम क्या टेस्ट कराएं जिससे हमें पता लगे कि कैंसर हमारे शरीर में बन रहा है नहीं बन रहा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आजकल सारे हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं। उसके अंदर आपका सीबीसी, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट, एलएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, पीएसए टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, मैमोग्राफी, सारे टेस्ट करे जाते हैं। तो उन्हीं से हम पकड़ में ला सकते हैं कि बीमारी है कि नहीं। जैसे कि आपने सीबीसी कराया, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन क्यों कम है? आपके आंखों में कोई छाला है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, कोई पॉटी वाली जगह पे, लैट्रिन की जगह पे कोई दिक्कत है जिसकी वजह से छाला हो रहा है, लेडीज का मेनोपॉज आ गया उसके बावजूद भी उनको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो हीमोग्लोबिन कम है। तो जब हीमोग्लोबिन कम है, आप उसकी डिटेल जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हीमोग्लोबिन क्यों कम है। तो उससे हम उस बीमारी को पकड़ सकते हैं। किसी को गैस की प्रॉब्लम रहती है, सारा टाइम भाई पेट भरा हुआ है, गैस है, डकार आ रही है, थोड़ा सा खाना खाया तो पेट भर गया, तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने देखा कि लिवर में या गॉल ब्लैडर में कोई गांठ है, जो कि अभी अर्ली स्टेज में, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिर्फ गैस की दिक्कत हो रही है। तो वो गैस एक अर्ली साइन एंड सिम्टम हो सकता है जिससे हम जांच करा सकते हैं। तो ये रूटीन टेस्ट जो है साल में एक बार आपको कराना चाहिए। जैसे कि अब पीएसए टेस्ट हो गया, मेल्स के अंदर आप पीएसए टेस्ट करके देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि पीएसए टेस्ट प्रोस्टेट के कैंसर के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर वो पीएसए लेवल रेज्ड है तो क्यों रेज्ड है? हो सकता है कि प्रोस्टेट में इंफेक्शन हो, तो उसका आप जांच कराएंगे। हो सकता है कि कैंसर हो, तो वो सारी रूटीन की जांचें कराने से ही हमें पकड़ में आ जाता है कि क्या बीमारी है और क्या बीमारी नहीं है। दूसरी चीज, साइंस ने जो एक तरक्की की है, डॉक्टर साहब ने इम्यूनोथेरेपी के बारे में तो बताया ही है कि बॉडी की इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आजकल एक नई टेक्निक आई है जिससे हम ये पता करते हैं कि बॉडी का कौन सा डीएनए खराब हुआ कि कैंसर बना। जैसे कि हम यूरिन टेस्ट कराते हैं कि यूरिन कल्चर कराया, उसमें कौन सा कीटाणु, उस पर क्या एंटीबायोटिक दी जाए, या ब्लड कल्चर कराते हैं कि ब्लड में क्या कीटाणु, उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक दी जाए। उसी तरीके से कैंसर के मरीजों का हम एक स्पेशल डीएनए टेस्ट करते हैं जिससे पता लगता है कि किस डीएनए खराब होने की वजह से कैंसर बना और उस पर क्या दवाइयां काम करेगी, कीमोथेरेपी काम करेगी कि टारगेटेड दवाई काम करेगी कि इम्यूनोथेरेपी काम करेगी। तो हम एक डायरेक्टेड ट्रीटमेंट करते हैं जिसको प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम उसके लिए ट्रेंड है कि हम प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट करा जाता है। वन साइज फिट्स ऑल वाले हिसाब से ट्रीटमेंट ना करके जिस पेशेंट को जिस तरीके की दवाइयों की जरूरत है उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर आपको ओरल टैबलेट्स के बारे में बताएंगे कि ओरल टैबलेट से भी कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। कई कैंसर्स बॉडी में ऐसे हैं जो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, जैसे लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो इन दोनों कैंसर में सिर्फ एक ओरल टैबलेट से स्टेज 4 का इलाज होता है और जिसमें लोग कई साल तक अच्छे रहते हैं। इसके अलावा पेट का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, इसमें भी ओरल कीमोथेरेपी की टैबलेट आती है। तो कई सारे कैंसर ऐसे हैं, कई लोग होते हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो लेना ही नहीं चाहते ट्रीटमेंट, तो एक सिंपल टैबलेट आप उनको दे सकते हो। ये टैबलेट्स इतनी सेफ होती है कि आप 90 साल के आदमी को एक टैबलेट हाथ में पकड़ा के 3 महीने के लिए कनाडा भेज सकते हो कि भैया तो 3 महीने बाद। तो इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन सब अवेलेबल हैं, पर इसके लिए जानना जरूरी है और मिलना जरूरी है। अगर आप मिलोगे नहीं तो आपको ऑप्शन नहीं पता लगेगा। दूसरी चीज है, जैसे डॉक्टर साहब ने स्क्रीनिंग की बात करी, स्क्रीनिंग मेथड से जितने भी कैंसर्स पकड़े गए हैं आज तक के टाइम पे अक्रॉस ऑल हॉस्पिटल्स देखा गया है कि वो सारे कैंसर्स क्यूरेबल निकले हैं। 99% ऑफ दोस कैंसर्स आर क्यूरेबल। तो स्क्रीनिंग में अगर कोई कैंसर पकड़ में आ रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अर्ली स्टेज में आ रहा है इनवेरेबली पकड़ में, तो 100 में से 99 लोग क्योर हो जाएंगे। तो इसलिए महत्व स्क्रीनिंग का है। आजकल के टाइम पे एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो बच्चे लाने के मुंह को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, बाकी ये गर्दन को सर्वाइकल जैसे हम सर्वाइकल कहते हैं। तो बच्चे लाने के मुंह को जैसे ग्रीवा भी बोलते हैं उसे सर्वाइकल सर्विक्स बोलते हैं, तो उसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है।
और ये 9 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए एडवाइजेबल है। तो अगर आपके घर में आपकी बहन या डॉटर या कोई भी ऐसी है जो 9 इयर्स प्लस है, तो उनको ये वैक्सीन जरूर लगवाओ। 3 डोजेज में आती है ये, एक 0 मंथ पे, एक सेकंड मंथ पे और 6 मंथ पे। और ये सर्वाइकल कैंसर के लिए 90% से ज्यादा प्रिवेंटेबल होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई गिफ्ट है जो आप अपने घर में डॉटर्स को, सिस्टर्स को दे सकते हो। तो इस और महंगी भी नहीं है, 2-2,500 पर वैक्सीन की कॉस्ट होती है, तो इससे काफी हद तक रोका जा सकता है। फिर पैप स्मीयर होता है जो कि हर 20 साल के बाद करा सकते हैं। लेडीज को 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी एडवाइजेबल होती है बायोमेट्रिक ब्रेस्ट के लिए। 40 साल से कम अगर है किसी की फैमिली हिस्ट्री तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। इसी तरह कई सारे स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। और जनरल पब्लिक को मुझे लगता है कि रेगुलर इसकी जानकारी देनी चाहिए ताकि उनको आइडिया हो, उनको लगे कि भैया हमारे में कुछ भी अबनॉर्मल हो रहा है हमारे रूटीन में, तो इसका कुछ लिंक किसी बीमारी से तो नहीं है। कैंसर ना हो तो कुछ और बीमारी हो सकती है, तो आप जरूरी है कि अपने डॉक्टर से मिलें, जो भी आपके फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, और उनसे रूटीनली ये सब चेक करें। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी तरह का कोई नशा नहीं लेते हैं, किसी भी तरह का कोई तंबाकू का सेवन नहीं करते, फिर भी वो कैंसर की चपेट में आ जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? तो आपके जीन्स में ना टेंडेंसी है खराब होने की। 2 लोग हैं, एक जो शराब पी के गाड़ी चलाता है और एक ऐसी गाड़ी चलाता है, तो दोनों के एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, पर जो पिएगा उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं पीता उसके नहीं होंगे। तो काफी लोगों में देखा गया कि जेनेटिक टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो सिगरेट, शराब नहीं पी ले तो भी जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, और ये लोग यूजुअली जल्दी प्रेजेंट करते हैं कैंसर के साथ। ऐसे जैसे आपने बोला कि जो लोग ये नहीं करते हैं, सेवन नहीं करते हैं, वो यूजुअली यंग लोग देखे गए। और इसी तरह आप देख लीजिए तो हार्ट अटैक वगैरह भी यंग में बहुत कॉमन हो गया है कि वो फलाना जिम में गया और हार्ट अटैक हो गया, जबकि उसके फैमिली में 70-80 साल तक लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल, थोड़ा सा लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स अब ऐसे हो गए जो सारी चीजों को जो हम किताब में 60-70 की उम्र के बाद पढ़ते थे, वो 40-50 में होने लगती है। तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है इसको क्या हो। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न जानना चाह रहा हूँ कि महिलाओं में ज्यादा हो रहा है या पुरुषों में? दोनों में। दोनों। पुरुषों में लंग कैंसर और ओरल कैंसर बहुत कॉमन है। सिर्फ हमारा ही देश ऐसा है और कुछ एशियन कॉन्टिनेंट जिसमें स्मोकलेस टोबैको यानी वो पान, गुटखा, खैनी ज्यादा खाया जाता है। बाकी जगह तो एटलीस्ट वो फिल्टर से लेते हैं, तो फिल्टर से प्रोटेक्शन तो मिलता है। हमारे यहाँ बहुत कॉमन देखा गया है कि 20-25 साल के बच्चे माउथ कैंसर के साथ आ रहे हैं। आप वो पिक्चर से पहले मुकेश का एड आता है अक्सर मूवीज से पहले कि इसको यंग एज में कैंसर हो गया था, नाउ ही इज नो मोर। तो ये बहुत कॉमन है। लेडीज में यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर बहुत पाया जाता है, इसी तरह सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर बहुत पाया जाता है। मेल्स में जो कॉमन कैंसर है वो लंग कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर है। तो आई थिंक ये कॉमन जो है, इनमें अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अर्ली सिम्टम्स पकड़ने चाहिए। कोई भी एबनॉर्मल लंग है उसे नजरअंदाज मत करो। ज्यादातर लंग चर्बी का होता है, जैसे लाइपोमा कहते हैं, पर वो है कि नहीं है तो उसके लिए दिखाना जरूरी रहता है। ब्रेस्ट में कोई लंप है, एब्नॉर्मलिटी है, ब्रेस्ट में लग रहा है कि साइज में चेंज आ गया, निपल में इंटरेक्शन आ गया, गर्दन में कोई लंप है, आवाज में बदलाव, लगातार फीवर होना, वेट लॉस होना, तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि आपको इमीडिएटली This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.